नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी के बारे में। देखिए, सेकेंड लार्जेस्ट में जब भी बता रहा हूँ हर किसी को मन में आ ही चुके होंगे कि मैं कौन सा कंपनी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा इन्फोसिस के बारे में, क्योंकि इन्फोसिस इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। अब इस कंपनी के बारे में क्यों चर्चा करूंगा, सबसे पहले बता दूं कि इन्फोसिस के ऊपर जो लगातार करेक्शन हो रहा था, गिरावट का जो माहौल हो रहा था, वो अभी बैक कर रहा है। और फाइनली जिस लेवल का ब्रेकआउट होना चाहिए था, वो लेवल को ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। तो अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। तो मैंने किस पोजीशन में मेरा खुद का मतलब टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स ढूंढा, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। और मैंने किस कारण की वजह से इस कंपनी को कंटिन्यू करने वाला हूँ, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि टेक्निकली पूरा डिटेल्स जो है वो मैं इस मतलब चैनल के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैं अगर एक डेटा आपको दिखा दूं। देखिए, निफ्टी आईटी का इंडेक्स है। निफ्टी आईटी के इंडेक्स में अगर देखेंगे तो लगातार क्या हो रहा है, देखिए कोविड के टाइम में जो सिचुएशन था, कोविड में निफ्टी आईटी का सिचुएशन क्या पे था, 11,130 के आसपास। और आज वो कहाँ पे चल रहा है, आज चल रहा है करीबन 42,000 के ऊपर। तो 42,300 के ऊपर चल रहा है। तो कंपनी देखिए लगातार, जब सॉरी निफ्टी आईटी सेक्टर जो लगातार भाग रहे थे, उसके बाद करेक्शन भी हुआ। और ये जो करेक्शन हुआ, ये सिर्फ के सिर्फ रसिया और इसराइल के साथ जो युद्ध, सॉरी वापिस आता हूँ, रसिया के साथ यूक्रेन के साथ युद्ध स्टार्ट हुआ था, तब ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन गिरने का पीछे यही रीजन था। क्योंकि उस टाइम क्रूड ऑयल का प्राइस भी बढ़ गया था और भी बहुत सारे चीजें हुए थे, इसलिए करेक्शन हुआ। उसके बाद एक स्ट्रांगली सपोर्ट यहाँ पे मिला और कुछ इस तरीके से डब्ल्यू जैसे पैटर्न मिला। फाइनली इस डब्ल्यू पैटर्न को जो ब्रेकआउट किया, एक लॉन्ग लॉन्ग जर्नी देखने को मिला। फाइनली देखिए, कंपनी आईटी सेक्टर में जो सिचुएशन है, कंटिन्यूसली जो लेवल इसका हाई लेवल था, इसका जो एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था, वही रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्या किया, एक सपोर्ट लिया। उसके बाद फिर से एक बार सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए फाइनली ब्रेकआउट हो रहा है। तो आप कहेंगे सर, आप तो इन्फोसिस के बारे में बात करने वाले थे, तो आप आईटी सेक्टर को क्यों दिखा रहा है। देखिए, सबसे पहले किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले सेक्टर का इंडेक्स जरूर देख लेना। इसमें होगा क्या, अगर सेक्टर ट्रेंडिंग में है और स्टॉक भी भाग रहा है और स्टॉक भी कोई ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, तो सोचना सिचुएशन बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। अगर सोचिए सेक्टर गिर रहा है और उस टाइम कोई शेयर भाग रहा है, तो वहां पे करेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको सेक्टर को दिखाया। तो अभी चलो इन्फोसिस के डिटेल्स के बारे में चर्चा कर लेता हूँ, उसके बारे में टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स दिखाऊंगा। तो मैंने क्यों डिसीजन लिया इस कंपनी के पॉजिटिवली। सबसे पहले मैं इन्फोसिस के अगर डेटा के बारे में बात करूं, इसका मार्केट शेयर के बारे में बात करूं, तो देखिए सॉफ्टवेयर जो टेस्टिंग सर्विसेज है, उस सेगमेंट में सिर्फ 4% इन्फोसिस के हाथ में है। बाकी देखिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज बहुत बढ़िया है, बेसिकली इन्फोसिस जो है वो नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करता है। 64% सर्विसेज नॉर्थ अमेरिका में देते हैं, यूरोप में 16%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 14% एंड बाकी इंडिया में 4.4%। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इंडिया का कंपनी है तो इंडिया में ज्यादा सर्विसेज देंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। इंडिया के आईटी सेक्टर स्ट्रांग तो हो रहा है, मगर उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जो अमेरिका यूरोप में है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रोवाइड यूरोप और अमेरिका में ही दिया जाता है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में कंपनी 95 काम कर रहा है। और साथ ही साथ देखा जाए तो सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट है एंड जो प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर 4.6% के आसपास काम हो रहा है। तो कंपनी के ऊपर काम करने से पहले दो चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहले कंपनी का वैल्यूएशन और साथ ही साथ कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स। अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करूं तो मुझे वैल्यूएशन सस्ता लगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो 32 है और कंपनी का पी रेशियो 28 है। बहुत शानदार वैल्यूएशन है। अगर यही वैल्यूएशन को मैं कंपनी के खुद के हिसाब से देखूं, तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 38 के आसपास, और कंपनी का करेंटली पी रेशियो कहाँ पे है, 30 के नीचे। मतलब कंपनी का जो एवरेज पी रेशियो है, उसी के आसपास देखने को मिला। सीधा सीधा कहूं कि कंपनी खुद के पी रेशियो भी ठीक ठाक है और कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी कम है। तो गुड पॉइंट्स यही है कि कंपनी यहाँ से बिग जर्नी करने के लिए तैयारी कर रहा है। दूसरी बात ये भी देखा जाए तो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू वो क्या कर रहा है, उसके एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिला 8, मतलब 8। और करेंटली कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है 8.5 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट सेम टू सेम लेवल में। अभी देखिए, सिर्फ बुक वैल्यू देखने से तो कुछ फायदा होगा नहीं। आरओसी देखिए कितना स्ट्रांग है,
कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, इनकम भी जबरदस्त है और कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलता है। अगर मैं एज ए ट्रेडिंग पर्पस में देखूं, स्विंग ट्रेडिंग बेसिस में, तो मुझे डिविडेंड के ऊपर चर्चा नहीं करना है, क्योंकि डिविडेंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ठीक ठाक है। तो अगर मैं कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखूं, तो इस बार क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। जो आशा किया जा रहा था कि इस बार रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा आएगा, तो सचमुच कंपनी का अच्छा खासा ही रिजल्ट आया, क्योंकि पिछले सालों की तुलना से बेस्ट रिजल्ट है। पिछले क्वार्टर की तुलना से भी अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिला। मतलब सेल्स के आंकड़ा जो है वो स्ट्रांगली यहाँ पे सेल्स का आंकड़ा पॉजिटिव है। उसी हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 6,200 करोड़ से सीधा सीधा 6,500 करोड़ बने, जो पिछले क्वार्टर की तुलना से ज्यादा है। तो लोगों को मन में अगर डाउट हो, उससे पहले ही मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस किया है, यहाँ पे मुझे उस तरीके से परफॉर्मेंस देखने का नहीं मिला। क्योंकि सेल्स एंड प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो कुछ इस तरीके से है, सेल्स का ग्रोथ कुछ इस लेवल में, प्रॉफिट का ग्रोथ कुछ इस लेवल में है। मतलब टीटीएम टिल टू मंथ के हिसाब से बात करूं तो 3% एंड टीटीएम टिल टू मंथ के बारे में बात करूं तो 8%। मतलब सेल्स का ग्रोथ लास्ट 12 मंथ्स में 3% का सेल्स का ग्रोथ हुआ और 8% का प्रॉफिट का ग्रोथ, जो प्रीवियस डेटा को ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब यहाँ पे अभी भी वीकनेस पॉइंट है, अभी भी वीकनेस पॉइंट है। तो चलो आरओसी तो ठीक है, चलो इसको मैं बेस्ट मान लेता हूँ। बैलेंस शीट में 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात, कंपनी का जो कर्जा है उससे 10 गुना ज्यादा कंपनी के रिजर्व है और ओवरऑल मतलब 4 गुना से भी ज्यादा कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट है। तो सीधा सीधा कहो कि कंपनी के ऊपर जो मतलब कर्जा है, जो लायबिलिटी है, वो इजीली आसान तरीके से वो मिटा सकते हैं। तो अभी चलो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं। सचमुच क्या इस टाइम में इन्वेस्टर माल बेचकर भाग रहा है? अगर ध्यान से देखा जाए तो एफएस के पास 32.74% का होल्डिंग था, वो घट के हो चुके 33.28%। मतलब कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सेलिंग किया गया। उसी के अगेंस्ट में अगर डीएस के बारे में बात करूं तो 37.28% का डीएस के पास होल्डिंग था, वो 37.81% का एफएस के पास होल्डिंग है। सॉरी, डीएस के पास होल्डिंग बढ़ चुके हैं। मतलब एक इंस्टीट्यूशन ने माल बेचा, दूसरे ने खरीदारी किया। तो मन में यही क्वेश्चन रहेगा कि एक ने माल बेचा, दूसरे खरीदारी किया, क्या बेस्ट है? हाँ बेस्ट है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स अगर कंपनी का माल बेचना ही नहीं चाहते तो उस कंपनी के ऊपर ट्रेंडिंग होना जरूर देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए पब्लिक गलती कर दिया, पब्लिक ने कंटिन्यूअसली माल को सेल कर रहा है, कंटिन्यूअसली आप देख सकते हैं 15.83, 15.52, 15.06, 14.91 एंड 14.01। मतलब हर क्वार्टर्स में कंपनी खुद के जो प्रॉफिटेबिलिटी है, सॉरी खुद के जो होल्डिंग्स है, उसके ऊपर पब्लिक माल बेचते जा रहा है। तो पब्लिक जहां पे माल बेच रहा है और इंस्टीट्यूशन जहां पे खरीदारी कर रहा है, तो वो मेरे लिए बेस्ट पॉइंट लगा। तो इसी बेस्ट पॉइंट के कारण मैं इस कंपनी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो अभी चलो कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, कहाँ पे कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है। अगर मैं इन्फोसिस के चार्ट पैटर्न के ऊपर करूं तो मुझे एक बेस्ट एंट्री पॉइंट्स देखने को मिले, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, कंपनी का जो लाइफ टाइम यहाँ पे हाई हुआ उसको मार्किंग किया। नेक्स्ट जब रिवर्स करके कंपनी फिर से हाई किया उसको मार्किंग किया। उसके बाद देखिए कंपनी यहाँ पे कंपनी बड़ा क्रैश होने के बाद जो रिकवरी किया, वही जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल बना है, इसी रेजिस्टेंस में जाकर एक बार टच किया, फिर से बाउंस करके 2 बार टच किया। तो जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बनते हैं तो मैं हमेशा इसको देखता हूँ एज ए शोल्डर, उसके बाद बिग हेड, उसके बाद फिर से एक शोल्डर। इसको कहा जाता है शोल्डर कम हेड कम शोल्डर। तो शोल्डर हेड कम शोल्डर जो बना है उसके अगेंस्ट में देखूं तो कंपनी के ऊपर क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं शानदार तरीके से एक ब्रेकआउट मिला। मतलब मुझे चाहिए था इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए कोई कैंडल्स और उसके बाद नेक्स्ट कोई ग्रीन कैंडल और वो भी ब्रेकआउट कंफर्मेशन। मतलब जो कैंडल ब्रेकआउट करेगा उसके ऊपर कोई ना कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए और वो भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। तो क्लोजिंग हुआ, तो मेरा यहाँ पे इस जगह पे मेरा पोजीशन बना। अभी देखिए कंपनी के ऊपर जब यहाँ पे होल्ड करने के बाद फाइनली करेक्शन हुआ, तभी मैंने एक वीडियो बना के आपको शेयर किया था कि कंपनी यहाँ पे जो इसका सपोर्ट लेवल है वही लेवल तक कंपनी यहाँ पे टेस्ट करके बाउंस कर सकते हैं। अभी देखिए क्योंकि यहाँ से बाउंस किया था और यहाँ पे सपोर्ट लेवल को फेस करके बाउंस कर रहा है। तो मैं कौन सा लेवल तक इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ, वो अगर देखूं तो जहां पे मेरा पोजीशन वाइज
ट्रेंडिंग देखने को मिला, वहां से मैं अगर टॉप लेवल तक देखूं तो मैं 38% तक इसको कंटिन्यू करने वाला हूं। अभी कहेंगे सर क्या 100% गारंटी है इस लेवल तक जाएगा? देखिए, यहाँ पे मार्केट है और ये टोटली इक्विटी मार्केट है, और इक्विटी मार्केट में एक वीकनेस पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई भी चीज 100% होता नहीं है। अगर आपको 100% रिटर्न चाहिए तो आप सरकारी बॉन्ड में इन्वेस्ट करिए, आप एफडी में करिए। देखिए वहां पे भी आपको 100% नहीं रिटर्न मिलेगा। जिस बैंक में आप एफडी किया है अगर वो बैंक करप्ट हो जाते हैं तो आपको एफडी का पैसा भी नहीं मिलेगा। तो ये मतलब जो देखा जाए तो हर जगह पे जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो वहां पे आपको रिस्क लेकर ही करना पड़ेगा। हाँ, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ इस स्ट्रेटेजीज के ऊपर, मैंने बहुत सारे काम किया। अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है इस तरीके से स्ट्रेटेजीज में कितना स्ट्रेंथ है। तो बाकी ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मैं कोई सिविल स्टोर पर्सन तो है नहीं कि मैं आपको कंफर्म कहूंगा कि यही स्ट्रेटेजीज बेस्ट होगा। तो आप आपके हिसाब से एक बार वेरीफाई करिए, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ चर्चा करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।